आज हमें अपने देश की इकॉनमी पे बहुत गर्व है। हमारे देश की इकॉनमी कुछ देशों से ही नीचे है और बहुत सारे देशों से ऊपर है, तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी इकॉनमी पे। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहता है, किसी क्वार्टर में ऊपर हो जाता है, किसी क्वार्टर में नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकॉनमी काफ़ी मेजोरिटी ऑफ देशों से बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब भारत कंगाली पर पहुंच चुका था और अगर रिफॉर्म्स ना लाए जाते तो आज हम नाइजीरिया जैसे देशों से भी नीचे होते इकॉनमी के मामले में और गरीब देशों में गिने जाते। तो आज हम जानेंगे कि वो क्या रिफॉर्म्स थे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जो उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी। देखिए 1947 में तो देश आज़ाद हुआ और उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो मेन जो प्राइमरी मोटिव था वो था आज़ादी दिलवाना। लेकिन उनको ये नहीं पता था और ना ही उनका ये कोई कंसर्न था कि आज़ादी दिलवाने के बाद हम क्या करेंगे, देश को कैसे चलाएंगे, क्योंकि देश चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इकॉनमी कैसे चलेगी देश की, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लान होना चाहिए था तब, जो था नहीं हमारे पास। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान्स लाए। 5 ईयर प्लान्स में क्या था कि हर 5 साल में एक सेक्टर को फोकस किया जाएगा और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। लेकिन आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि 5 साल में कोई भी सेक्टर को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ, जैसे 5 ईयर प्लान आए। जो पहला 5 ईयर प्लान आया उसने फोकस किया एग्रीकल्चर पे, जो दूसरा 5 ईयर प्लान आया उसने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पे। लेकिन 5-5 साल पूरे नहीं पड़ रहे थे किसी भी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या हुआ, हमारी जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल श्रिंक होना स्टार्ट हो गई। और उस समय क्या था कि जो प्राइवेटाइजेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि तब लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज का मतलब कि अगर आपको कोई छोटी सी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करनी हो तो आपको 100 टाइप के लाइसेंस पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ते थे। तो जब आप 100 टाइप का लाइसेंस गवर्नमेंट से लेंगे और आपको पता है सरकारी काम, तो क्या करेंगे आप कहेंगे कि छोड़ो, क्यों इस टेंशन में पड़ना, मैं कोई और काम कर लेता हूँ। तो क्या होता था, तब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी नहीं लगती थी, क्योंकि लाइसेंस राज था, इंस्पेक्टर राज था। इंस्पेक्टर राज का मतलब कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप की गई थी तब, तो क्या होता था कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते थे वो वहाँ जाके रेड मारते थे और डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। और इतने टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे कि जो उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का जो मालिक होता था उसके पसीने छूट जाते थे पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने में। तो क्या होता था कि जो इंडस्ट्री सेटअप होती थी बहुत कम होती थी और जो इंडिया का जो रेवेन्यू तब जनरेट होता था वो सिर्फ पीएसयू से होता था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी से होता था, क्योंकि 8 से 9 कंपनी थी तब। सिर्फ वो 8 और 9 कंपनी ही जनरेट करती थी हमारी इकॉनमी को तब, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो थी नहीं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल मिसिंग था। इतने लाइसेंस थे, इतने इंस्पेक्टर राज चल रहा था तब वहाँ पे, तो कैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इन्वेस्टमेंट करता उस जगह पे जहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने लाइसेंस लेना पड़ेंगे। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल कम थी। और फिर 1990 आया, तब गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई। गल्फ वॉर उन कंट्रीज में हुई जिनसे हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब गल्फ वॉर हुई तो क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हो गए। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हुए तो जो पेट्रोल था ऑब्वियस है उसके प्राइसेस भी इंडिया में हाई होंगे। जब प्राइसेस इंडिया में पेट्रोल के हाई हुए तो क्या हो गया, इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया, चीज़ें महंगी होना स्टार्ट हो गई। और उससे क्या हुआ, हमारी जो इकॉनमी जो आगे ही स्लोप में थी वो और स्लोप में चले गई और इस कगार पर पहुंच गई कि अगर तब कोई रिफॉर्म नहीं लिया जाता तो आज हम गरीब कंट्रीज में होते। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखा इस इकॉनमी को फिर से बूस्ट और स्टेबल करने का, वो था कि लोन लिया जाए वर्ल्ड बैंक से। जब वो वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि लोन तो हम दे देंगे, लेकिन ये लोन आपको कब तक सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो आपका इकॉनमी का मॉडल है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप लोन ले रहे हैं, ये 4 या 5 साल आपकी कंट्री को सर्वाइव कर सकेगा, उसके बाद आपको फिर से लोन की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर आप बार बार लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी उतना ही होगा, तो आपकी कंट्री में और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। उस समय फिजिकल डेफिसिट था हमारी कंट्री का, वो 8% तक पहुंच चुका था। आज की डेट में देखा जाए तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% के अप्रॉक्स 3% है, और तब भी
और तब भी इतना कुछ हो जाता है इकॉनमी में, इतने अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। और तो सोचिए तब 8% पहुंच गया था फिजिकल डेफिसिट, तो तब क्या हालत रही होगी हमारी इकॉनमी की। उस समय जो रूलिंग पार्टी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन दोनों ने मिलकर एक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं राव मनमोहन मॉडल। और इसी मॉडल पे बेस्ड है आज की इकॉनमी, जो हमारे इंडिया की, जो भारत की आज की इकॉनमी है, वो उसी मॉडल पे बेस्ड है। आप कह सकते हैं अगर वो मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज हमारी हालत बहुत बुरी होती, हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं होते और ना हमारे पास रिसोर्सिस होते। तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था एलपीजी। एलपीजी वो गैस सिलेंडर एलपीजी नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आज़ादी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो 100 तरह के जो लाइसेंस बनाए हुए हैं हमने, उन्होंने उनको सबसे पहले लैमिनेट किया, बिल्कुल मिनिमम लाइसेंस रखा। अगर कोई आप इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 लाइसेंस लेना पड़ेगा बस, और आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जब इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। जब उन्होंने फैक्ट्रीज लगाना शुरू की तो क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट से क्या हुई? हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी राइज करने लग गई। जो दूसरा था वो था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि देखिए क्या था कि तब जो 8 से 9 जो गवर्नमेंट कंपनीज थी जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता था, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। देखिए आप खुद देख लीजिए, एक एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक में जाएंगे तो वो आपको लास्ट तक ट्रीट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप एसबीआई में जाएंगे तो वहां पे आपको पता आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो सेम तब भी कंडीशन ऐसी ही थी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी आ रही थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इकोनॉमी नीचे गिरे या इकोनॉमी ऊपर जाए, उनको अपनी सैलरी से फर्क था। तो तब प्राइवेटाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने स्टेक्स, अपने शेयर्स कंपनी से निकालना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने स्टेक्स को जब कंपनी से निकाला और जो दूसरे इंडस्ट्रीज थे उन्होंने उस कंपनी को ओवरटेक किया, तो क्या हुआ? वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अपनी नौकरी का खतरा हो गया। जब नौकरी का खतरा हुआ तो उन्होंने काम करना शुरू किया और उससे क्या हुआ? वो पर्टिकुलर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया और इससे इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट हुई। जो तीसरा था वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए ग्लोबलाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत बहुत डरा हुआ था, क्योंकि 200 साल पहले एक छोटी सी कंपनी आई थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने और उसने ही पूरे देश पर 200 साल तक राज किया था। तो हम डरे हुए थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तब डरे हुए थे कि अगर हम किसी बाहर वाले की हेल्प लेते हैं तो वो कहीं हम पे राज करना शुरू कर दे, हमें कॉलोनी ना बना ले। आगे ही 200 साल के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो ग्लोबलाइजेशन में थोड़े डरे हुए थे, लेकिन रिस्क तो लेना ही था ना, तो रिस्क लिया उन्होंने। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि हम जो प्रोड्यूस करते थे यहाँ पे वो हम क्या करने लगे? हम एक्सपोर्ट करने लग गए और इंपोर्ट भी करने लग गए। उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्फ्लो था, फॉरेन करेंसीज थी, वो इंडिया में आई और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको बूस्ट किया। और जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स लाए 1991 में, उसके बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने राइज करना शुरू किया। और आज जो हम देखते हैं हमारे देश की इकोनॉमी, वो वही इकोनॉमी है, उसी मॉडल पे बेस्ड है। तो ये मनमोहन सिंह के जो दिमाग की जो उपज थी, ये एलपीजी, उसी ने हमें बचाया, हमारी जो गिरती हुई इकोनॉमी को संभाला और आज हम देश की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में आते हैं। तो आई होप आपको ये सिनेरियो पता लगा होगा कि 1990 में क्या हुआ था और अगर वो ना होता तो आप कहाँ होते। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय।